हो गया? चलें जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। तो टुडे व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी डिस्कसिंग रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है? अच्छा, तो इससे पहले आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो आपको मार्केट्स का आइडिया होगा। इकोनॉमिक्स जो है ना, वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडीज द मार्केट्स। ठीक है? तो इकोनॉमिक्स के पास हर चीज का जो सोल्यूशन है ना, दैट इज ए परफेक्ट मार्केट और ए मार्केट विद परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है? तो यहाँ पे अगेन द थिंग इज कि हम जिस मार्केट की हम यहाँ पे आइडियली जिस मार्केट को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, दैट इज ए परफेक्ट मार्केट। अब परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन का आप लोगों को आइडिया है कि क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन तब होता है जब देयर आर ए लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है? एवरीबडी कैन एंटर और एग्जिट द मार्केट। ठीक है? इसी तरह से देयर इज फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हर किसी के पास जो है वो इंफॉर्मेशन की एक्सेस मौजूद होती है। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरह से जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, हम अगर स्टॉक मार्केट को देखें तो फर्स्ट स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट कंपैरेटिव मार्केट, जिसमें देयर आर लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है? और वहाँ पे अगेन इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी भी बड़ी इजी है। एनीबडी कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड एनीबडी कैन विथड्रॉ इट्स फंड्स ऑन स्टॉक मार्केट। ठीक है? अच्छा, अब ऑब्वियस बात है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में भी देयर आर सर्टेन मार्केट्स जो कि उतनी ज्यादा मैच्योर नहीं होती। लाइक हम कहते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट अगेन उस तरह से फिजिकली हमें कहीं पे एग्जिस्ट करती हुई एक बिल्डिंग में नहीं मिलेगी। मतलब देयर आर लॉट ऑफ डीलर्स, वो डीलर्स क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग द मार्केट। ठीक है? तो अगर आपने रियल एस्टेट या फिर आपने प्लॉट खरीदना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप यू कैन स्टिल डू इट, लेकिन उसमें ना इश्यूज हैं। लाइक डेफिनेटली इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी के बड़े मसले हैं। सपोज आप एक डीलर के पास जाते हो, वो आपको कोई और स्टोरी सुनाता है कि जिसकी प्राइस इतनी है, दूसरे डीलर के पास जाओगे तो हो सकता है कि वो आपको कोई और स्टोरी इस तरह से जो है वो सुना रहा हो। फिर आप ना इजीली एग्जिट नहीं कर सकते मार्केट से। लाइक अगर आपने प्लॉट खरीदा हुआ है, तो प्लॉट जब आप बेचने जाओगे तो नोबडी वुड बी willing to pay you the fair price of that plot। हर बंदा आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। ठीक है? अच्छा, तो obvious सी बात है कि we need to understand कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है। ठीक है? और फाइनेंशियल मार्केट्स किस तरह से फंक्शन जो है वो करती है। ठीक है? अच्छा, बिफोर वी गोइंग टू फाइनेंशियल मार्केट, मतलब हम मार्केट की जनरल सी डेफिनेशन उस तरह से देख लेते हैं। तो मार्केट इज एनी प्लेस जहाँ पे हम ना चीजें खरीदते और बेचते हैं। ठीक है? मतलब मार्केट के लिए सिर्फ इस चीज का होना काफी है कि वहां पे ना काफी ज्यादा सारे बायर्स और सेलर्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब अगेन इसकी ना फिजिकल लोकेशन होना जरूरी नहीं है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट की फिजिकल लोकेशन है, जिस तरह से वेजिटेबल मार्केट की भी फिजिकल लोकेशन है, लेकिन जनरली स्पीकिंग मार्केट के लिए फिजिकल लोकेशन का होना जरूरी नहीं है। मतलब यू कैन हैव एक्सेस टू ऑनलाइन मार्केट्स। ठीक है? इसके अलावा भी हमने रियल एस्टेट मार्केट की बात की, तो रियल एस्टेट मार्केट इज अ मार्केट जो कि एग्जिस्ट करती है। यू कैन स्टिल बाय एंड सेल प्लॉट्स और रियल एस्टेट, लेकिन अल्टीमेटली उसमें थोड़ा सा इशू जो है वो ये है कि वो मार्केट स्कैटर्ड है, मतलब हमें नजर नहीं आती। ठीक है? बहुत सारे डीलर्स हैं, वो डीलर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, वो डीलर्स मिलकर मार्केट उस तरह से जो है वो बना रहे हैं। ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास ना दो किस्म के एसेट्स होते हैं, तो इन एसेट्स की क्लासिफिकेशन भी जरूरी है। एक ना रियल एसेट्स है। अब रियल एसेट्स क्या होते हैं? ये कंपनी की बैलेंस शीट में जो एसेट अपीयर होते हैं ना, वो रियल एसेट होते हैं। मतलब सपोज मेरे पास प्लॉट है, मेरे पास जो है वो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, गाड़ी है, ये क्या है? ये रियल एसेट्स है। अब रियल एस्टेट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। मतलब जहाँ प्लांट है, तो प्लांट क्या कर सकता है? प्लांट इटसेल्फ जो है वो पैसे जनरेट कर सकता है। कैसे? प्लांट चीजें बनाएगा, वो चीजें बेचेंगे, पैसे आ जाएंगे। आपके पास लैंड है, तो लैंड की भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है। मतलब आप जो है उस लैंड को रेंट पे दे दो, आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपकी बिल्डिंग है, उसकी भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है। गाड़ी है, उसकी भी अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है। तो रियल एसेट्स जो हमारे कन्वेंशनल एसेट्स हैं, जो कि बैलेंस शीट में अपीयर होते हैं, ठीक है, उनको हम रियल एसेट्स उस तरह से जो है बोल देते हैं। अच्छा, दूसरे हमारे पास ना फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। अब ये वो एसेट्स होते हैं जिनकी अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होती। मतलब फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली क्या करते हैं? दे रिप्रेजेंट क्लेम ऑन द रियल एसेट। मतलब सिंपली एक कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी की बैलेंस शीट है, तो कंपनी की बैलेंस शीट पे एक साइड पे कंपनी की एसेट्स है और दूसरी साइड पे लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी है। इसका मतलब ये है
कि कंपनी के एसेट्स कहाँ से आए हुए, कंपनी के एसेट्स या तो कर्जा लेके आए हुए हैं या कंपनी के एसेट्स के को खरीदने के लिए हमने इक्विटी इशू की हुई है। तो सिंपली स्पीकिंग ये जो इक्विटी है या जो लोन है, ये दोनों कंपनी के जो रियल एसेट्स हैं उन पे क्लेम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल एसेट्स की अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो रियल एसेट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, मतलब उन पे उनका क्लेम होता है। ठीक हो गया। अब फाइनेंशियल एसेट्स हमारे स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं और डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। यू पीपल नो अबाउट स्टॉक्स सिंपली कि कंपनी क्या करती है, कंपनी पैसे जब कंपनी को चाहिए हो तो कंपनी स्टॉक इशू करती है, पैसे आते हैं वो कंपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देती है। अब जब कंपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, कंपनी सिंपली पैसे अब लेती है स्टॉक से, तो उसके अगेंस्ट कंपनी ना एक ना कागज की रसीद या सिंपली हम कह देंगे कागज की रसीद देती है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कि ये जनाब आपका आपकी सिक्योरिटी है। ठीक है, अब वैसी बात है, आपने पैसे दिए हैं, बैंक को पैसे दिए हैं, बैंक आपको रसीद देगा, आपने कंपनी को पैसे दिए हैं तो कंपनी आपको रसीद देगी। उस सिक्योरिटी को, उस रसीद को जनरली हम सिक्योरिटी बोल देते हैं। ठीक है क्या। अच्छा, दूसरा अगेन द थिंग इज कि कंपनीज को जब लोन चाहिए होता है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जब पब्लिक से डेट ले तो उसको हम बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक हो गया, ये सारी चीजें आपने उस तरह से जो है पढ़ी हुई है। अच्छा, तो स्टॉक और बॉन्ड का आपको पता है। तीसरा जो हमारे पास ब्रॉड फॉर्म ऑफ एसेट है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक हो गया। अब डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव्स आर द एसेट्स जो कि अपनी वैल्यू किसी और एसेट से ड्रा करते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये एसेट रियल हो या ये फाइनेंशियल हो, ये रियल भी हो सकता है, ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, ये कोई कमोडिटी भी हो सकती है। अब सिंपली स्पीकिंग हम जो है वो डेरिवेटिव कैन बी बेस्ड ऑन गंदुम, मतलब वीट जो है उस पर भी डेरिवेटिव बेस कर सकता है। तो जैसे जैसे गंदुम की प्राइस फ्लक्चुएट करेगी वैसे वैसे डेरिवेटिव की प्राइस भी क्या होगी, डेरिवेटिव की प्राइस भी फ्लक्चुएट करेगी। तो करेंसी डेरिवेटिव्स जो है वो काफी ज्यादा सारे इस्तेमाल होते हैं। थोड़ा सा हम इसको ना पर्सपेक्टिव के लिए देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव बेसिकली है क्या। तो हमने बेसिकली ये देखा कि जो डेरिवेटिव्स हैं, तो डेरिवेटिव क्या है, इट इज एन एसेट व्हिच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एनी अंडरलाइंग बोलते हैं। अंडरलाइंग कुड बी एनी कमोडिटी, कुड बी एनी एसेट और व्हाटसोएवर। अब सपोज हम कहते हैं कि वी हैव परचेज्ड ए करेंसी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अच्छा, बेसिकली है क्या कि नाउ डेज सपोज मुझे लगता है कि जो डॉलर है ना, ठीक है, वो बिक रहा है PKR 160 का जी डॉलर मिल रहा है आपको $1 और आपको लगता है कि 6 मंथ्स के बाद हो सकता है कि इसकी प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, तो आप क्या गए, आप ना एक डीलर के पास गए जो कि डेरिवेटिव का डीलर है और उससे आपने कहा कि भाई मुझे ना डॉलर चाहिए 1000 2000 5000 वट एवर तक की इसमें इतने डॉलर चाहिए। कब चाहिए, आफ्टर 6 मंथ्स, तो मुझे ना रेट दे दो। अच्छा जी, तो डीलर ने आपको रेट दिया कि 6 मंथ के बाद वो आपको PKR 170 का ना $1 जो है वो दे देगा। ठीक हो गया। अब ये आपका ना एक कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया। ठीक है, मतलब एक आपका कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया कि अगर प्राइस जो मर्जी हो मार्केट में, 200 प्राइस हो, डीलर क्या करेगा, डीलर आपको 170 में डॉलर जो है वो देगा। अच्छा, अब होगा क्या, डेफिनेटली कि एक्चुअल मार्केट में प्राइस क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। तो आपकी जो प्राइस है ना वो 180 पे चली जाती है। ठीक है, मतलब प्राइस क्या 180 बाई $1 पे चलेगी। अब इस सूरत में वो जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव सिक्योरिटी, उसकी जो वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, वो ₹10 होगी, ₹10। क्यों, क्योंकि अब ऐसी बात है कि मुझे डॉलर कितने के मिलने हैं, 170 के। मार्केट से खरीदूंगा तो कितने का मिलेगा,
180 का, तो मुझे कितने का फायदा हो रहा है, मुझे 10 रुपए का फायदा हो रहा है। तो डेरिवेटिव बेसिकली इस तरह से वैल्यू ड्राइव करते हैं। तो देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी कि सपोज अगर ये पीकेआर 170 का 70 मिल रहा है तो डेरिवेटिव की कोई वैल्यू फिर नहीं होगी। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर सपोज ये जो है 160 का मार्केट में जो है वो चला गया, तो फिर डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे लिए नहीं होगी, लेकिन फिर डीलर के लिए होगी। फिर क्या है, डीलर को 10 रुपए का फायदा जो है वो हो रहा होगा। तो अल्टीमेटली ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये अपनी वैल्यू इस तरह से ड्राइव करते हैं। तो डेरिवेटिव में वी मोस्टली डील इन फ्यूचर, मतलब हमने क्या करना होता है, हम किसी एक कमोडिटी में डील करते हैं इन द फ्यूचर। फ्यूचर में हम एक बात तय कर लेते हैं और जैसे जैसे फिर प्राइस उसकी मूव करती रहती है वैसे वैसे आपकी उस डेरिवेटिव की वैल्यू भी मूव करती रहती है। तो दीज बेसिकली आर व्हाट, दीज आर डेरिवेटिव्स। तो पुत्र यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो मुझसे पूछ ले। अगर आपको मार्केट में कोई मसला हो, रियल फाइनेंशियल एसेट में मसला हो, या फिर डेरिवेटिव्स वगैरह में कोई इशू। हाँ जी, समझ आ गई? यस सर। जी सर। अच्छा, मतलब ये ना एक जर्नल यहाँ पे ना एक डायग्राम बनी हुई है। ये डायग्राम बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये ना फ्लो ऑफ फंड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कि इकोनॉमी में पैसा किस तरह से मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये लेंडर्स और सेवर्स हैं, और लास्ट में हमारे पास बारोर्स या स्पेंडर्स हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी के ना दो बड़े स्टेक होल्डर या दो बड़े हमारी इकोनॉमी में ग्रुप्स हैं। जो पहला ग्रुप है ना ये सेवर्स का है, या सिंपली इसको हम कह सकते हैं कि ये पब्लिक का ग्रुप है। ठीक है, अब पब्लिक का ग्रुप क्या करता है, दे सेव द मनी। तो ये क्या करते हैं, दे कैन प्रोवाइड द मनी, तो ये सप्लाई करते हैं जी पैसे को। दूसरा हमारा जो ग्रुप है ना वो क्या है, वो सेवर नहीं है जी, वो स्पेंडर है। ठीक है, अब ये जो है इसको हम बिजनेस भी बोल देते हैं, ये बिजनेस साइड है। व्हाट दे डू, दे बेसिकली सप्लाई द मनी। अब आप ना इसको किसी भी ओरिएंटेशन में देख लें, पैसा हमेशा से ना पब्लिक का होता है। आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक ने उसको आगे बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। आपने पैसे को डायरेक्टली बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टॉक मार्केट में कर्जा दे के या किसी और तरीके से। तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि जो पब्लिक है वो क्या करती है, वो पैसा प्रोवाइड करती है, और बिजनेसेस है वो क्या करते हैं, उनके पास पैसा अल्टीमेटली जाता है। और बिजनेसेस क्या करते हैं, अल्टीमेटली बिजनेसेस जो है इस पैसे को क्या करते हैं, बिजनेसेस इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इन रियल एसेट्स। ठीक हो गया? अच्छा, अब अल्टीमेटली है क्या कि बिजनेस को मैंने पैसे दिए, बिजनेस ने उस पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, और बिजनेस ने जब सेवर को या पब्लिक को क्या किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखो कि बेसिकली लेंडर या सेवर जो है व्हाट दे आर डूइंग, दे आर पुटिंग द फंड्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स। अब फाइनेंशियल मार्केट ऑब्वियसली बात है कि मैं डायरेक्ट तो नहीं ना, मैं मेरे पास पैसे हैं तो मैं हर कंपनी का दरवाजा खटका के तो नहीं ना कहूंगा कि जी मुझसे पैसे ले लो। मैं क्या करूंगा, मैं आई विल लुक फॉर द मार्केट। इजीएस्ट वे, मैं स्टॉक मार्केट में जाके किसी भी टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक हो गया? दूसरा, मैं लोकेट करूँ कि पैसे जब कॉल फॉर मनी कब आ रही है, या आईपीओ कब हो रहा है, या कोई कंपनी जो है वो कब अपने शेयर इशू कर रही है, बॉन्ड इशू कर रही है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद फाइनेंशियल मार्केट्स, और फाइनेंशियल मार्केट्स की फैसिलिटेशन की मदद से ये फंड्स किसको मिल जाएंगे, ये फंड्स आपकी बिजनेसेस को, गवर्नमेंट को, या दूसरे लोगों को जिनको पैसा चाहिए उनको ये फंड्स जो है वो रिसीव हो जाएंगे। एक काम मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ कि लेंडर या सेवर क्या करें, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसे दें। मतलब जिस तरह से हमारे बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या म्यूचुअल फंड्स हैं, मतलब देयर कुड बी सो मेनी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो आप क्या करें, आप इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को पैसा दें। ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या तो डायरेक्टली कंपनियों को भी पैसा देते हैं, मतलब आपने बैंक को पैसे दिए तो बैंक ने डायरेक्टली कंपनी को लोन दे दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि ये भी फिर फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके बारोवर या स्पेंडर को जो है वो पैसा प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में ये फ्लो ऑफ फंड्स चलता है, मतलब सेवर से पैसा जाता है बारोवर की तरफ। ठीक है, कैसे जाता है, या तो डायरेक्ट जाता है, ठीक है,
या फिर इनडायरेक्टली थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जाता है। ठीक हो गया पुत्र? ये बात भी समझ आ गई? Yes, sir. चलें। जी सर जी ओके है। अच्छा जी, नेक्स्ट पुत्र अब हम बात करते हैं कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अब डेफिनेटली इस सारे के सारे काम में ना, अगर देखो यहाँ से मैं फाइनेंशियल मार्केट्स निकाल दूं ना, मैं फाइनेंशियल मार्केट्स निकाल दूं तो ये फ्लो ऑफ फंड ना डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर सिर्फ एक ही चैनल बच जाएगा, जो क्या है, जो कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का चैनल है। और जब एक चैनल बचता है ना, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दोनों पार्ट को ब्लैकमेल करेंगे। ये लेंडर को कुछ भी नहीं देंगे और बारोवर से बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट के दरमियान में एक अल्टरनेटिव चैनल मौजूद हो कि अगर बैंक मुझे अप्रोप्रिएट रिटर्न नहीं दे रहा तो मैं क्या करूँ, मैं फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू उस फंड को फ्लोट कर सकता हूँ। इस तरह से अगर बारोवर को बैंक जो है वो बहुत ज्यादा रेट ऑफर कर रहा है तो वो डायरेक्टली भी फाइनेंशियल मार्केट से फंड ऑब्टेन करने के काबिल जो है वो होंगी। तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करती हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स बेसिकली फैसिलिटेट फंड्स ऑफ फ्लो, मतलब फ्लो ऑफ फंड्स जो है ये उल्टा लिखा गया है यहाँ पे, तो दे फैसिलिटेट फ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है, मतलब ये क्या करती हैं, दरमियान में एक ना फैसिलिटेटिंग एजेंट का रोल जो है वो प्ले करती है, एक चीज। दूसरा, दे इंश्योर कि आपके जो फंड्स है ना वो मोस्ट एफिशिएंट यूज पे जाए। मतलब सिंपली देखो, सपोज इस टाइम पे ना हम अगर जनरली एक बात करें तो जनरली यू पीपल नो अबाउट लाइक टेस्ला। ठीक हो गया? तो टेस्ला स्टॉक प्राइस अगर मैं देखूं या टेस्ला की स्टॉक मार्केट की प्राइस अगर मैं देखूं और मैं ना ये देखूं कि 5 साल का इनका ट्रेंड क्या है, तो 5 साल का इनका बहुत अच्छा ट्रेंड है जी। इन्होंने $48 से शुरू किया 5 साल पहले और आज इनकी वैल्यू 738 रुपए है। ठीक है। अच्छा, आप टेस्ला के अलावा ना देयर इज ए फोर्ड मोटर कंपनी, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी और पुरानी कंपनी जो है वो समझी जाती है। इसके भी मैं 5 साल का अगर ट्रेंड देखूँ ना तो आप देखेंगे कि इनके 5 साल पहले $13 थे, आज जो है उससे कम होके $12 पे इनका स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अब देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियल मार्केट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कि देयर इज वन कंपनी विच इज मोर प्रोडक्टिव and the other company which is less productive. A Ford is less productive और on the other hand अगर हम देखें इसी को कंपेयर करें टेस्ला से, तो टेस्ला इज मोर प्रोडक्टिव। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट सिंपली, ठीक है, आपके जो फंड्स है वो ऑटोमेटिकली फिर चैनलाइज हो जाते हैं टू द मोस्ट एफिशिएंट यूजर्स। अब देखो अगेन द थिंग इज कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पीआईए को फंड करने के लिए रेडी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पीआईए पीपल नो थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट्स और थ्रू द न्यूज, ठीक है, लोगों को पता है कि पीआईए इज नॉट एन एफिशिएंट कंपनी। तो फाइनेंशियल मार्केट्स ना सिर्फ फैसिलिटेट करती हैं फ्लो ऑफ फंड में, बल्कि ये इन्वेस्टर को ये भी बताती हैं कि उसने फंड को कहाँ पे पुट करना है, कौन इंडिविजुअल उसके फंड को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगा। और हमारे केस में टेस्ला इज मोर एफिशिएंट यूजर ऑफ द फंड्स। तो क्या करेंगे, लोग ज्यादा पैसा टेस्ला की तरफ फ्लोट करेंगे और जो फोर्ड मोटर कंपनी है उसकी तरफ उतना पैसा फ्लोट नहीं होगा। तो फाइनेंशियल मार्केट्स का पहला रोल ये है कि दे सिंपली दे फैसिलिटेट फ्लो ऑफ फंड। ठीक है, और ना सिर्फ ये फैसिलिटेट करते हैं बल्कि फाइनेंशियल मार्केट्स चैनलाइज द फंड टू द मोस्ट एफिशिएंट यूज। ठीक है, दूसरा हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया है कि व्हाट फाइनेंशियल मार्केट्स डू, दे फ्लो दे बेसिकली चैनलाइज द फंड फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू डेफिसिट यूनिट्स। अब सरप्लस यूनिट कौन है, सेवर्स हैं, डेफिसिट यूनिट कौन है, स्पेंडर्स हैं। जिनके पास पैसा ज्यादा है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उनके पास जिनको पैसों की जरूरत है। ठीक हो गया? अब होता क्या है कि डेफिसिट यूनिट्स ऑब्टेन फंड्स एंड इशू सिक्योरिटीज। सिंपली स्पीकिंग, अगर एक कंपनी को आप पैसे देंगे इक्विटी की मद में या लोन की मद में, तो वो कंपनी डेफिनेटली क्या करेगी, वो आपको जो है वो कुछ ना कुछ उसका प्रूफ, कोई रसीद देगी। उस रसीद को हम सिक्योरिटी बोल देते हैं। ठीक हो गया? अब ये सिक्योरिटी क्या होती है, दीज बेसिकली आर क्लेम्स ऑन इशूअर।
कि जिस कंपनी ने ये इशू की है उसके एसेट्स के अगेंस्ट ये क्लेम है जी। अब सिंपली आपके पास अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी ने आपको इंटरेस्ट देना है। दूसरा, कंपनी अगर लिक्विडेट होगी तो आपको पैसे कंपनी के सबसे पहले मिलेंगे। तो आपका कंपनी पे एक स्पेसिफिक क्लेम है। इसी तरह से जो इक्विटी होल्डर है उसका क्लेम क्या है कि जब कंपनी डिविडेंड देगी तो उसको डिविडेंड रिसीव होगा, और कंपनी जब बंद होगी, लिक्विडेट होगी, तो जो कुछ भी होगा फिर वो क्या होगा, वो कंपनी का ही उस तरह से जो है वो होगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस में दो किस्म की सिक्योरिटीज हैं। एक को हम डेट या फिक्स इनकम सिक्योरिटी बोलते हैं। अब डेट का आप लोगों को आइडिया है, फिक्स इनकम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इसकी इनकम फिक्स होती है या किसी फिक्स फार्मूले से ड्राइव होती है। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास इक्विटी सिक्योरिटी होती है। इक्विटी सिक्योरिटी का भी आप लोगों को आइडिया है कि इक्विटी सिक्योरिटी क्या है। इक्विटी सिक्योरिटी स्टॉक को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया। तो अल्टीमेटली द थिंग इज के ये जो फ्लो ऑफ फंड है इसके नतीजे में पैसे चले जाते हैं कंपनी के पास, और जो सेवर्स हैं उनके पास क्या आ जाता है, उनके पास सिक्योरिटी आ जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर वो इस सिक्योरिटी का क्या करते हैं, वो डेफिनेटली सिक्योरिटी को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लाइक इस तरह से सपोज एक कंपनी ने अपने शेयर इशू किए, मैंने वो शेयर खरीद लिए। अब मैंने अगर उस शेयर को लिक्विडेट करना है, उस शेयर को बेचना है, तो कंपनी तो मुझसे नहीं लेगी, तो सेकेंडरी मार्केट का होना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा और किसी दूसरे बंदे को वो शेयर क्या करूंगा, वो शेयर फरोख्त कर दूंगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट का होना भी क्या है, वो भी काफी ज्यादा सारा जरूरी है। तो अब देखो, सिक्योरिटी मेरे पास है, उस सिक्योरिटी को मैं सिंपली किसी और बंदे को भेज दूंगा। तो पहले कल मैं मालिक था कंपनी का, आज वो बंदा मालिक हो जाएगा, परसों कोई और बंदा मालिक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ये हमें इस चीज में भी हेल्प करती है। ठीक है। और क्या करती हैं, ये हमें इस जो सिक्योरिटी है उसको सेल रीसेल करने में हेल्प करती है। तो इसको हम बोलते हैं कि मार्केट्स बेसिकली प्रोवाइड लिक्विडिटी। अगर मार्केट्स ना हो, ठीक है, तो क्या हो, अल्टीमेटली हमारा शेयर बिके ही ना। ठीक हो गया। जिस तरह से रियल एस्टेट मार्केट में होता है कि आपने प्लॉट अगर बेचना है ना अर्जेंट, तो लोग क्या करते हैं, आपका सपोज 20 लाख का प्लॉट है, वो आपसे कहते हैं 15 लाख ले लो। ठीक है। क्योंकि व्हाट दे डू, दे ट्राई टू मैनिपुलेट यू। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारी एफिशिएंट मार्केट्स हैं या स्टॉक मार्केट्स हैं, वहां पे इस तरह से नहीं हो सकता जी, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो कि मार्केट के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, दरमियान में एज सच डीलर नहीं होता। ठीक है। वहां पे क्योंकि दरमियान में डीलर होता है, तो डीलर फिर समटाइम्स क्या करता है, अपनी मर्जी चलाता है। तो जितनी भी अच्छी मार्केट्स होंगी, दे विल प्रोवाइड लिक्विडिटी, दे विल प्रोवाइड यू द फैसिलिटी कि आप अपनी सिक्योरिटी को फौरन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और विदाउट लूजिंग मनी, मतलब ये नहीं होगा कि आपको कि ब्लैकमेल करेगा और आपको उस ब्लैकमेलिंग की वजह से कम पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। दूसरा, ऑब्वियसली बात है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं दे मीट कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग नीड्स। मतलब कॉर्पोरेशन को जितने भी पैसे चाहिए होते हैं, कॉर्पोरेशन बड़ा इजीली वो जो मार्केट्स है फाइनेंशियल मार्केट से अरेंज कर सकती है। ठीक है। मतलब सिंपली वो शेयर इशू कर सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं, वो बैंक से जाके पैसे उस तरह से ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली जितनी भी कॉर्पोरेट ग्रोथ होती है ये मार्केट्स की मरहून मिन्नत है। अगर मार्केट्स नहीं होंगी तो पीपल वोंट नो कि उन्हें किस कंपनी में किस तरह से इन्वेस्ट करना। ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मार्केट्स हैं तो कॉर्पोरेशन की फाइनेंसिंग नीड भी बड़ी इजीली उस तरह से नीड जो है वो हो रही है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नीड। अब ऑब्वियसली बात है कि मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे रेगुलर इनकम आती रहे। तो मार्केट्स मुझे ये ऑप्शन भी देंगी। मैं एक और इन्वेस्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं रेगुलर इनकम मुझे ना मिले लेकिन मुझे मेरी सिक्योरिटी लॉन्ग रन में ग्रो कर जाए, तो अल्टीमेटली मार्केट्स मुझे ये ऑप्शन भी देंगे। मतलब डेफिनेटली आपकी एज वाइज भी होता है, ये आपकी इनकम वाइज भी होता है कि सपोज मैं कहता हूँ कि मैं आज ना यंग हूँ, आई एम अर्निंग गुड मनी, मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, तो मुझे ना कैश फ्लो की ऐसा जरूरत नहीं होती। तो मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढूंगा जो कि लॉन्ग रन में ग्रो करके काफी ज्यादा सारे पैसे मुझे देगी। ठीक हो गया। ऑन दी अदर हैंड मैं भी रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ, मुझे ग्रेजुटी मिली है। अब ग्रेजुटी से मैं चाहता ये हूँ कि मैं इसको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ
कि मुझे ना कुछ अरसे के बाद पैसे रिसीव होते रहे, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट आपको फिर वो ऑप्शन भी प्रोवाइड करेगी। तो क्योंकि हमारी मार्केट जो है उसमें अगेन नथिंग इज कि डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज अवेलेबल होती हैं। अगर आपने स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है तो उसमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, उसमें ग्रोथ स्टॉक्स अलग से हैं, ठीक है। उसमें अल्टीमेटली द थिंग इज के डिफरेंट रिस्क कैरेक्टरिस्टिक के स्टॉक है, कुछ स्टॉक्स कम रिस्की हैं, कुछ स्टॉक्स ज्यादा रिस्की हैं। फिर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जिनका रिस्क जो है वो मतलब वर्चुअली जिनका रिस्क जो है वो जीरो होता है। तो अगेन द थिंग इज कि आपके जो भी रिस्क के, रिटर्न के, लिक्विडिटी के प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, आप मार्केट्स की बेस पे, क्योंकि मार्केट्स अवेलेबल हैं, तो आप बड़ी इजीली क्या कर सकते हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट नीड्स को देख रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। देन देयर इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये भी हमने डिस्कस किया। प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट जहां पे आप सिक्योरिटी को सबसे पहली बार इशू करते हो, ठीक है। अब प्राइमरी मार्केट की ना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। मतलब सपोज मैं कहता हूं कि एबीसी कंपनी, ठीक है, एबीसी कंपनी इज इशूइंग स्टॉक, ठीक है। तो अगर एबीसी कंपनी स्टॉक इशू करती है ना, तो ये कहां पे करेगी, इन प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट वर्क कैसे करती है, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਲੇਟ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕੌਣ बिलावल माइक बंद कर। ओए म्यूट कर लो बेवकूफों। अच्छा, तो एबीसी कंपनी किस तरह से करती है। अब अल्टीमेटली कंपनी ने क्या करना होता है, कंपनी सबसे पहले ना एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करती है, ठीक है। लाइक पाकिस्तान में जहांगीर सिद्दीकी वाले जीएस इन्वेस्टमेंट बैंक है, आरिफ हबीब वाले हैं। तो कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर कहती है कि मैंने ना शेयर बेचने हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर फिर उसे ना गाइड करता है, वो कहता है कि अच्छा आपकी शेयर की प्राइस इतनी होनी चाहिए, आपका शेयर इस तरह से जो है फ्लोट होगा मार्केट में, इसके सक्सेस के चांसेस इतने हैं, तो आपको फिर गाइड करेगा सारे के सारे काम। और सम टाइम फिर आपको इन्वेस्टमेंट बैंक की गारंटी भी देता है कि अगर आपके शेयर मार्केट में ना बिके तो मैं खरीद लूंगा, उसका फिर वो अलग से अंडरराइटिंग कमीशन भी चार्ज करते हैं, ठीक हो गया। तो ये प्राइमरी मार्केट इस तरह से फंक्शन करती है। अब प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो फैसिलिटेट करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर फिर दूसरे बैंक्स को हायर करता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि बैंक जो है वो एडवर्टाइज करते हैं कि जी फलानी कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, ठीक है, तो आप अपनी दरखास्तें जो है वो इस बैंक में जमा करा सकते हैं जी, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट के साथ, ठीक है। तो क्या होता है, आपके पैसे जो है वो बैंक में चले जाते हैं और कंपनी आपको फिर शेयर अलॉट कर देती है जी, इसी तरह से। तो ये प्राइमरी मार्केट है। अब कोई कंपनी जो है ना वो 2 बार शेयर इशू कर सकती है। एक तो हम कहते हैं कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब इससे पहले ना ये कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती थी, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं थी, तो इसको हम बोल देते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है कि पहली दफा कंपनी शेयर इशू किए, उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी। अब उसके बाद भी उसे पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो जब उसे सब्सिक्वेंटली पैसों की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगी कंपनी, तो कंपनी दोबारा शेयर इशू करेगी, ठीक है, सब्सिक्वेंट इशू। तो जितने भी सब्सिक्वेंट इशू होते हैं उनको हम बोलते हैं सीजनड इक्विटी ऑफरिंग या सीजनड इक्विटी एसई, ठीक हो गया। तो प्राइमरी मार्केट में ही होती हैं दोनों इश्यूज। मतलब प्राइमरी मार्केट में या तो आईपीओ इशू होता है या फिर एसईओ इशू। हाँ भाई सर जी रोजा रखना है सर। आज के लिए काफी है, दही भी लेने जाना है सर। ये स्लाइड सर जी दूध दही लेके आनी है, समझिए गुरु प्लीज सर। और स्लाइड सर आज के लिए काफी है। प्राइमरी मार्केट हो गया, सेकेंडरी मार्केट आएगी सर, दही भी लेने जाना है सर। बहुत है सर, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट रह गई, वो तो पूरी कर दो यार। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है हमारे हमारी। अच्छा, अब सेकेंडरी मार्केट क्या है, जिस तरह से हमारी स्टॉक मार्केट है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट में होता है इस तरह से है कि जो प्राइमरी मार्केट में फिर शेयर इशू हो गए होते हैं ना, वो फिर जब सब्सिक्वेंटली ट्रेड होते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में होते हैं। और अभी में इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन ये है कि जो प्राइमरी मार्केट है ना,
इसमें जो ट्रेडिंग होती है ना वो होती है बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर। मतलब कंपनी क्या करती है, पैसे लेती है और इन्वेस्टर को शेयर दे देती है। अच्छा, जो सेकेंडरी मार्केट है ना, इसमें जो ट्रेड हो रही होती है ना वो हो रही होती है बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो कि कंपनी ने आपको शेयर दे दिया प्राइमरी मार्केट में और प्राइमरी मार्केट क्लोज होगी। अब कंपनी आपसे वो शेयर वापस नहीं लेगी, ठीक है। अच्छा, फिर डेफिनेटली अब आपको लिक्विडिटी चाहिए, आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस शेयर को लेके सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे। तो जब आप सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे उस शेयर को लेके, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप किसी दूसरे इन्वेस्टर को, जो भी विलिंग होगा इन्वेस्टर, उसको क्या करेंगे, उसको वो शेयर बेच देंगे। तो सेकेंडरी मार्केट ये फंक्शन परफॉर्म करती है। अब देखो ये दोनों मार्केट्स ना एक दूसरे के लिए जरूरी है। प्राइमरी मार्केट नहीं होगी तो सेकेंडरी मार्केट में कुछ नहीं आएगा, और सेकेंडरी मार्केट अगर नहीं होगी ना तो लोग प्राइमरी मार्केट में शेयर नहीं खरीदेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे ये लगे कि जी मैंने यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा और मेरे पैसे फंस जाएंगे, मुझे पैसे वापस नहीं मिलेंगे या मैं तंग होऊंगा पैसे निकलवाते हुए, तो आप उस कंपनी के शेयर में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्योंकि सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट करती है, आपको यकीन है कि जैसे ही आपको शेयर मिले आप सेकेंडरी मार्केट में उसे इजीली कभी भी उसे जो है सेल कर सकते हैं, तो आप प्राइमरी मार्केट में फिर शेयर खरीद लेंगे। तो दैट्स हाउ ये दोनों मार्केट्स क्या है, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं या टाइड है। तो पुत्र यहाँ तक किसी को कोई इशू है, कोई मसला है, कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। नो सर, क्लियर है। चलें जी, दैट्स सर जी वेरी बस गुड। स्लाइड्स देख लीजिएगा। ये जी मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह ये है कि होती है फिर हमारी कल को मुलाकात दोबारा से।